चलिए, लास्ट अपन ने कल क्या किया था बेटे? इसका क्वेश्चन हो गया था अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात। नेक्स्ट सेकंड फिनोमेना है हमारा बीट्स। और अब इस फिनोमेना में क्या होगा, इसको समझने के लिए 1 मिनट के लिए अपन इंटरफेरेंस की फिर से बात कर लेते हैं। इंटरफेरेंस में क्या होता था कि दो सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्स होते थे, और सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्स किसी भी पॉइंट पर जब मिलते थे, मतलब उनकी वेव्स जब किसी पॉइंट पर मिलती थी, तो उन वेव्स के क्या हो गया भैया, उन वेव्स के सुपर इम्पोज होने से, उनके मिलने से किसी पर्टिकुलर जगह पर अपने को रिजल्टेंट क्या मिलता था, मैक्सिमम, किसी पर्टिकुलर जगह पर मिनिमम। मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले। अब यहाँ बीट फिनोमेना में क्या होगा कि हमारे पास जो दो सोर्स या दो वेव्स होनी चाहिए, उन सोर्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी तो फिनोमेना फिर से इंटरफेरेंस ही हो जाएगा। मैं बीट्स की बात कर रहा हूँ, बीट्स कब बनते हैं उनकी कंडीशन को देखना चाहता हूँ। तो हमने कहा वी मस्ट हैव टू वेव्स ऑफ अनइक्वल फ्रीक्वेंसी। और दूसरी बात यहां पर कि जो ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना दोनों की, ये फ्रीक्वेंसी का अंतर भी ज्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए, ये 10 हर्ट्ज या 10 से कम का अंतर होना चाहिए। ये इसकी बेसिक पहली तो कंडीशन हो गई। और इस तरीके की कंडीशन जब होगी तो क्या क्या हमें यहां पर रिजल्ट नजर आएंगे, सुनिएगा। हमने कहा वी हैव अ सोर्स S1 एंड अनदर सोर्स S2। इस वाले सोर्स की फ्रीक्वेंसी है N1 और दूसरे सोर्स की फ्रीक्वेंसी है N2। अगर ये N1 है तो इसका ओमेगा ओमेगा 1 लिख रहा हूं और इसका ओमेगा ओमेगा 2 लिख रहा हूं। और यहां से ये वेव चली इस तरीके से, और यहां से वेव चली इस तरीके से। इंटरफेरेंस में तो क्या होता था बेटा कि हम यहाँ एक पॉइंट पर चेक करते थे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवे पे। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होते थे, डिफरेंट डिफरेंट जगह, अलग अलग मजेदार रिजल्ट हमें मिलते थे। यहाँ बीट फिनोमेना में क्या है कि चूंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और जो पॉइंट पी हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये फिक्स पोजीशन है। मतलब बीट के फिनोमेना में हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, हम जहां खड़े हैं वहीं पर खड़े रहकर उस बीट को ऑब्जर्व करने की बात करते हैं। यानी कुल मिलाकर मेरे कहने की बात है कि सोर्स 1 से पी पॉइंट तक की दूरी अगर x1 है तो ये x1 क्या होगा, कांस्टेंट। सोर्स 2 से इस पॉइंट P की दूरी x2 है तो ये x2 भी क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब ये चीजें, यानी x हमारा वेरिएबल नहीं होगा, यानी पोजीशन हमारी क्या हो चुकी है, फिक्स। और x वेरिएबल नहीं होगा तो दूसरा वेरिएबल फैक्टर कौन बचेगा, सिर्फ टाइम। तो यहां पर इस बीट में क्या होगा, टाइम के साथ हमें कुछ ना कुछ नए रिजल्ट्स मिलेंगे, तो हम लिख देते हैं बीट जो है, बीट इज द फिनोमेना ऑफ टाइम। तो सिंपल बात, दो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग, पोजीशन सेम। उसी सेम कांस्टेंट पोजीशन के लिए अब अपन सोर्स 1 से आने वाली वेव को लिखते हैं। यहां पर उस सोर्स से आने वाली वेव को लिखना चाहता हूं, तो क्या लिखूंगा बेटा, आने वाली वेव का एम्पलीट्यूड मान लिया मैंने A1, फिर लिख दिया मैंने साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, और दूसरी वाली वेव की इक्वेशन क्या लिख दूंगा, A2 साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। और जब हम यहां पर इन दोनों का रिजल्टेंट जानना चाहते हैं तो रिजल्टेंट डिपेंड करता है तीन बातों पर, A1 A2 और डेल्टा फाई। जहां हम जानते हैं कि यहाँ A1 हमें फिक्स मिलेगा, A2 हमें फिक्स मिलेगा, मुद्दा जो फंसेगा वो डेल्टा फाई पर फंसेगा। तो हमने यहां से डेल्टा फाई निकालने के लिए लिख डाला, और डेल्टा फाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ओमेगा 1t माइनस k1x1 और माइनस करके ओमेगा 2t माइनस k2x। और इस तरीके से हम यहाँ पर डेल्टा फाई को लिख देंगे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी, और ये हो जाएगा प्लस के साथ k2x2 माइनस k1x1। और हम यहां पर क्या पाते हैं, आप देखेंगे बेटे कि जो जो भी रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो रिजल्टेंट किस पर डिपेंड करेगा, आप बताइए, डेल्टा फाई पर।
डेल्टा फाई पर। डेल्टा फाई जो है वो इस तरीके का रिलेशन आ रहा है। इस रिलेशन में दो ब्रैकेट है, पहला वाला बाद वाला। इस ब्रैकेट में K2 क्या है, कांस्टेंट, X2 भी क्या है, K1 X1 भी क्या है, यानी ये पूरा बाद वाले ब्रैकेट में लिखी सारी चीज क्या हो गई, कांस्टेंट। जो इंटेंसिटी वेरी करेगी, हमने कहा ना कि हम यहां पर किसी एक पॉइंट पर ही ऑब्जर्व करेंगे, और उस एक पॉइंट पर ही जो चमत्कार हमें देखने को मिलेगा वो चमत्कार किसका फिनोमेना होगा, टाइम का। यानी टाइम के साथ बदलाव देखेंगे हम, टाइम के साथ हो रहे क्रियाकलापों को देखेंगे। तो हम यहां पर क्या समझ पा रहे हैं कि जो भी रिजल्टेंट है या जो भी इस फिनोमेना में होने वाला है वो अल्टीमेटली किसका किसका फिनोमेना है, टाइम का। और उसके अलावा जो ये पोजीशन और पोजीशन का लिखा हुआ टर्म, ये पूरा पूरा टर्म क्या है, एक कांस्टेंट है। तो मैं यहां से क्या कहता हूं कि जब मुझे स्टडी ही इस टाइम के फिनोमेना को करना है तो ये कांस्टेंट क्या होगा, कोई एंगल ही तो होगा। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, जो भी होगा ये एंगल होगा। तो इस कांस्टेंट एंगल को आप फिलहाल क्या मान लें, जीरो। जीरो अज्यूम कर लिया मैंने आपकी सहूलियत के लिए। तो हम यहां पर क्या पाते हैं कि हमारे पास जो स्टडी करने का फैक्टर आया है डेल्टा फाई, ये क्या आया है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी। जो लोग यहां ज्यादा सोच रहे हैं वो रुक जाएं, यहां पर आ जाएं तुरंत, अपना दिमाग सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे, मजा आएगा। तो यहां पर हो गया कि ओमेगा, ओमेगा क्या होता है बेटा, 2πn। तो हम यहां पर डेल्टा फाई को स्टडी करने यहां पहुंच गए, ओमेगा है तो मैंने यहां से 2π को कॉमन ले लिया, और यहां क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2 इंटू टी। और यहां से डेल्टा फाई को क्या लिख पाऊंगा, 2π और n1 माइनस n2 को डेल्टा n इंटू टी। और अब आप यहां पर ओवरऑल इसको यहां पर प्रॉपरली पूरा दिमाग यहां लगाएंगे। हम कर क्या रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि जब मैंने घड़ी को t बराबर 0 से स्टार्ट किया, तो जब t बराबर 0 से मैंने स्टार्ट किया तो मुझे डेल्टा फाई भी कितना मिला, 0। तो मैंने कहा कहानी को मैथ्स के साथ साथ एक बार वापस से अपन जो बातें कर रहे हैं उससे रिलेट करते हैं, दोनों को, गणित को और हमारी कहानी को पैरेलल लेकर आते हैं। हमने कहा दो सोर्स हैं, हमने कहा अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सोर्स हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सोर्सेस से वेव चलेंगी, नो डाउट चलेंगी, और किसी एक पॉइंट पर हम उस दोनों वेव्स को सुन रहे हैं। और हम जो दोनों वेव्स को सुन रहे हैं उनके एम्पलीट्यूड्स A1 A2 हैं, और उनके बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा फाई का मुद्दा हमने देखा। और डेल्टा फाई का मुद्दा जो हमने देखा वो डेल्टा फाई यहां से नजर आ रहा है। तो t बराबर 0 पर जब मैंने दोनों को ऑब्जर्व किया, एग्जैक्टली उस मोमेंट पर अपने को डेल्टा फाई क्या मिल गया, 0। और डेल्टा फाई 0 मिल गया, दैट मींस ये प्रूव करता है कि उस t बराबर 0 वाले इंस्टेंट पर दोनों वेव्स का जो रिजल्टेंट मिल रहा होगा वो क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमम। यानी एक सोर्स, मैंने तुरंत दोनों का साउंड सुनना स्टार्ट किया, और मुझे जस्ट t बराबर 0 पर इन दोनों के सुपर इंपोज होने से रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या पाई, मैक्सिमम। अब क्या होगा, टाइम के साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा, अभी तो t0 था तो t0 पर डेल्टा फाई 0, जैसे जैसे समय बढ़ेगा डेल्टा फाई भी, अरे हाँ ये सब चीजें कांस्टेंट है बेटा, 2π कांस्टेंट है, डेल्टा n कांस्टेंट है। तो जो जो यहां पर वेरिएबल है वो यही है कि समय परिवर्तनशील है, और उस समय के बदलने से डेल्टा फाई भी बदलेगा। अभी फिलहाल डेल्टा फाई क्या है, समय बढ़ेगा तो ये डेल्टा फाई 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, और इस तरीके से कभी ना कभी 180 डिग्री यानी पाई रेडियन भी होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। और जब जिस क्षण पर ये पाई हो जाएगा, यानी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई हो गया, हमारी वही रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो थोड़ी देर पहले क्या मिल रही थी, वही क्या हो गई, मिनिमम। यानी साउंड एकदम से लाउड जो सुनाई दे रहा था, अब उसी लाउड साउंड की इंटेंसिटी क्या हो चुकी है, कम। और यही सीक्वेंस, यही समय की प्रक्रिया, जैसे 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 समय बढ़ेगा यही डेल्टा फाई भी बढ़ता चला जाएगा। यानी यही इंटेंसिटी जो मैक्सिमम से मिनिमम हुई थी, अभी थोड़ी ही देर में वापस से जब ये 2π हो जाएगा फिर से इंटेंसिटी मिनिमम। तो अब इस कहानी का इंटरफेरेंस से अंतर क्या है, इंटरफेरेंस में तो एक पॉइंट पर मैक्सिमम मिलता था, दूसरे पॉइंट पर जाता था तो मुझे मिनिमम मिल जाता था, फिर तीसरे पॉइंट पर जाता था तो कहीं मैक्सिमम फिर कहीं मिनिमम, यानी पोजीशन अलग अलग जगह जाकर मुझे देखना पड़ता था। क्यों, क्योंकि वहां पर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या होते थे, सेम। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम होते थे तो वहां से टाइम वाला फैक्टर गायब हो जाता था।
इसलिए मुझे पोजीशन चेंज कर करके डेल्टा फाई बदलना पड़ता था, और डेल्टा फाई बदलकर मैं अलग अलग रिजल्टेंट मुझे ऑब्जर्व होने को मिलते थे। पर अभी मैंने क्या सीखा कि वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द पोजीशन, बट चूंकि ओमेगा 1 ओमेगा 2 अलग अलग है, इसलिए टाइम डिपेंडेंसी बाकी है, और टाइम डिपेंडेंसी के कारण समय बदलेगा, डेल्टा फाई भी ऑटोमेटिक बदलेगा। यानी उसी एक पॉइंट पर जहां आप इंतजार कर रहे हो, वहीं पर इंटेंसिटी। तो अब डेफिनेशन बताता हूं बीट की। बीट की डेफिनेशन होती है कि दो अनइक्वल फ्रीक्वेंसी के सोर्स जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो किसी एक पॉइंट पर उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर थोड़ी देर में मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम मिनिमम होती रहती है। समय के साथ इंटेंसिटी वेरिएशन के इसी फिनोमेना को बीट्स कहा जाता है, जिसमें हम ये समझेंगे, हम ये समझते हैं कि यहां से जहां पर फेज डिफरेंस क्या था, जब ये फेज डिफरेंस पाई हो जाता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम से घटकर, और जब ये फेज डिफरेंस क्या हो जाता है तो फिर से ये इंटेंसिटी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के मैक्सिमम से दोबारा मैक्सिमम होने के इंटरवल को ही एक बीट पढ़ा जाता है। मतलब जैसे मैंने कहा ना, हमने कहा हो क्या रहा है, अगर अपन सारी बातों को साइड कर दे, सारी गणित फिजिक्स सब भूल जाएं, और हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हो क्या रहा है कि इंटेंसिटी अपने आप ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम होती जा रही है। तो मैंने कहा हम गिन सकते हैं क्या, हमने कहा नो डाउट हम गिन सकते हैं, इंटेंसिटी के फ्लक्चुएशंस को गिन सकते हैं। तो इंटेंसिटी जब मैक्सिमम है और उससे मिनिमम हुई और फिर मैक्सिमम हुई, इस पूरी एक प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक बीट। और अगर एक सेकंड में ये काम 4 बार होता है, यानी 4 बार इंटेंसिटी कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होती है, तो हमें समझ में आएगा उस एक सेकंड में कितने बीट बने, 4 बीट। ये है प्रोसेस, ये है फिनोमेना। और बीट को अगर अपन इसके शब्दार्थ के हिसाब से देखें, तो बीट का सिंपल मतलब होता है जब ड्रम को लकड़ी डंडे से पीटा जाता है तो एक लाउड साउंड वहां पर बनता है, उस लाउड साउंड को अपन ड्रम का बीट बोलते हैं। तो यहां पर यही तो हो रहा है कि अपने आप दो वेव्स के मिलने से एक लाउड साउंड क्रिएट हो रहा है, वही थोड़ी देर में डिमिनिश हो जाएगा, फिर से वो क्रिएट हो जाएगा, फिर डिमिनिश हो जाएगा। तो यही क्रिएशन, बार बार इंटेंसिटी वेरिएशन का जो ये क्रिएशन हो रहा है, जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसी फिनोमिना को बीट्स कहा है। अरे हाँ, यहां तक में कोई 1% कहीं पे भी डाउट हो तो बात करें, कोई भी। मैं वापस से कनेक्ट कराता हूं। मैंने कहा कि जब मैं यहां इस एक पॉइंट जहां से मैंने शुरुआत माना मैंने जीरो फेज से, तो मैंने कहा जीरो से ये जब पाई जाएगा, और पाई से जब ये फेज डिफरेंस बढ़ता बढ़ता 2 पाई हो जाएगा, तो इस पूरे एक प्रोसेस को मैंने एक बीट कहा। और आप ये भी जानते हैं कि इस 2 पाई से 4 पाई हो जाने में एक और बीट बनता नजर आएगा कि नहीं, यानी बीट रिपीटेडली और नेक्स्ट टू नेक्स्ट बीट कंटिन्यू बनते जाएंगे, ऐसा नहीं एक बीट बना खत्म हो गया। यानी इंटेंसिटी एक बार कम ज्यादा नहीं हो रही है, लगातार ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। और बीट की इसी डेफिनेशन में एक और शब्द में एक और लाइन जोड़ता हूं कि अगर मैं गिनना चाहूं कि अगर इंटेंसिटी मिनिमम है और मिनिमम से मैक्सिमम होकर फिर से मिनिमम हो जाती है, तो इस प्रोसेस को भी 1 बीट ही कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बीट का साधारण सा मतलब है 2 पाई एंगल चलना इज कॉल्ड 1 बीट। देखो पाई से 3 पाई चला तो, 0 से 2 पाई चला तो, 2 पाई से 4 पाई चला तो, यानी एक बीट की गणना का मतलब है 2 पाई फेज डिफरेंस जब चेंज हो जाएगा, तो 2 पाई फेज डिफरेंस चेंज होने के उस प्रोसेस को ही एक बीट कहा जाता है। वो 2 पाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम टू मिनिमम भी हो सकता है। तो अब मुद्दा यह है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस एक बीट में समय कितना लगेगा, किन चीजों पर डिपेंड करेगा। यानी अभी मैंने कहा इंटेंसिटी मैक्सिमम से मिनिमम होकर फिर मैक्सिमम हो जाएगी, आखिर इस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम कंज्यूम होगा। तो हम यहां पर लिखते हैं, हम लिखते हैं टाइम टेकन बाय 1 बीट, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है बीट टाइम पीरियड, जिसको हमने लिखा टीबी से।
यानी हम जानना चाहते हैं एक बीट बनने में समय कितना लगता है या बीट का टाइम पीरियड कितना होता है। तो अभी जस्ट आपने मुझे ये कहा कि सर जितनी देर में ये जो डेल्टा फाई है ये 2 पाई चल जाता है उतनी देर में लगे समय को ही बीट टाइम पीरियड कहना चाहिए। हाँ कि ना? बोला ना बेटा? काउंटिंग कहीं से भी शुरू करूं, मुझे 2 पाई चलना है। मान लो मैंने 30 डिग्री से काउंटिंग शुरू की, तो 30 डिग्री से शुरू करके मेरा बीट कहां खत्म होगा? 390 डिग्री पे। नहीं समझे? समझ गए ना? 390 डिग्री पे मतलब मुझे कुल मिलाकर 2 पाई चलना है, कहीं से भी शुरू करूं 2 पाई चलना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जीरो से चलते हैं। तो जीरो से डेल्टा फाई को स्टार्ट करते हैं और जीरो से स्टार्ट करके कितना चला देते हैं? 2 पाई डेल्टा फाई को बराबर 2 पाई इंटू, और इसी लगे हुए समय को मैं क्या लिखना चाहता हूं? टीबी। सही है? मतलब हमारा काम टीबी निकालना है। यहां पर हम क्वेश्चन मार्क बना देते, तो ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो टीबी बराबर 1/Δn। तो मैं फिर से लिखूंगा, मैं लिखूंगा बीट टाइम पीरियड की कहानी जिसको हम टीबी कहते हैं इज इक्वल टू 1/Δn। और अगर यहां से मैं कहता हूं कि बीट फ्रीक्वेंसी जिसको हम स्मॉल बी से लिखेंगे वो क्या होगा, तो आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/TB, और 1/TB मतलब डेल्टा एन। दैट मींस अब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर पर सेकंड कितने बीट बनते हैं। तो पूरी कहानी का सार, मजे की बात। अब अपने को यहां पर ये सारे जवाब मिल चुके हैं कि जैसे मान लो एक सोर्स है मेरा 200 हर्ट्ज और दूसरा सोर्स है मेरा 205 हर्ट्ज। तो पहले तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि फिनोमिना कौन सा होगा। इंटरफेरेंस हो सकता है, क्यों? फ्रीक्वेंसी दोनों की, तो क्या होगा? बीट्स। क्या होगा? क्योंकि दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो अंतर है वो 10 से कम भी है। तो फिर से रिपीट करता हूं, एक सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या मानी? एक की, दोनों की फ्रीक्वेंसी का अंतर मतलब डेल्टा एन कितना? तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि हर सेकंड कितने बीट सुनाई देंगे? 5 बीट सुनाई देंगे, क्योंकि डेल्टा एन कितना बोला आपने? डेल्टा एन मतलब बीट, बीट मतलब बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब पर सेकंड नंबर ऑफ बीट्स। यानी जो फ्लक्चुएशन है, यानी जो ये फ्लक्चुएशन है ऐसा मैक्सिमम से मिनिमम फिर मैक्सिमम से मिनिमम ये वाला, ऐसा एक सेकंड में कितने रोल हो जाएंगे? 5 ऐसा। और अगर ये अंतर फ्रीक्वेंसी का 10 होता तो 10 बीट, यानी एक उसी एक सेकंड में कितने फ्लक्चुएशन दिखाई देंगे? 10 बार इंटेंसिटी वहां पर फ्लक्चुएट होती नजर आई। अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 2 है, 2 बार, 2 ही फ्लक्चुएशंस, यानी यहां से यहां और यहां से यहां, यहां पर एक सेकंड हमारा पूरा हो जाएगा। कब? जब डेल्टा एन 2 है। समझ रहे बात को? तो मुद्दा यही है कि अगर डेल्टा एन कम है तो मुझे क्या है, आराम से खुले खुले बीट मिलते हैं, मतलब जिनके बीच का टाइम ज्यादा है, जिनको अपना कान सुन सकता है। पर वहीं अगर ये बीट मान लो एक सेकंड में 50 का डिफरेंस आ जाता और एक सेकंड में 50 बीट बन जाते, तो एक सेकंड में 50 बीट मतलब 50 वेरिएशंस, 50 वेरिएशंस इन अ सेकंड। सो वी कांट सेंस दोज वेरिएशंस, वी कांट सेंस दोज quick variations of intensity because of capability of human ear. That is called persistence of hearing. और इसी वजह से यहां पर कहा जाता है कि अगर बीट सुनने हैं तो डेल्टा एन 10 या 10 से कम होना चाहिए, ताकि अपन उन बीट्स को सुन पाए, सेंस कर पाए। ठीक है? तो हमने यहां पर क्या क्या सीखा, एक बार में अपने काम की बातों को मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूं कि आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बीट बनने में टाइम कितना लगेगा? 1 बीट फ्रीक्वेंसी बराबर, और हमने ये भी कहा कि एक बीट मतलब यहां मैक्सिमम से मैक्सिमम आना इज 1 बीट, या हमने ये भी कहा मिनिमम से मिनिमम आना इज अगेन 1 बीट। पर अगर कभी कभी ये पूछ लिया जाए कि इंटेंसिटी मैक्सिमम से मिनिमम में समय कितना लगेगा, तो आप कहेंगे TB/2। अरे हाँ,
अरे दादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम में टीबी। मैंने कहा मैक्सिमम से मिनिमम में, तो उसका आधा, TB/2। सही है, लिखो छापो।
देखा। अभी लिखा। लिखा भैया। कैसे लिख रहे हो? बड़े। चलिए। तो ये जो बातें हैं, अपने काम की जो बातें हैं, वो यहाँ पर अपन देखते हैं कि हमने क्या सीखा कि बीट फ्रीक्वेंसी, और बीट मींस व्हाट, इंटेंसिटी का वेरिएशन। तो वही चीज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन, जिसे हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, दैट इज डेल्टा एन। राइट। इस पर हमने सारे कॉन्सेप्ट और सारी बातें की, और इसी पर हमारे चैप्टर का पूरा पार्ट यहां पर चलेगा। पर एक आध सवाल में ये जो दो चीजें नीचे लिखी है ये भी पूछी जाती है, तो अपन सिर्फ इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। क्या कहा जाएगा सवाल में? सवाल में कहा जाएगा कुछ ऐसे, जैसे एक सोर्स है 200 हर्ट्ज का और एक सोर्स है 210 हर्ट्ज का। तो पूछा जाएगा कि कितने बीट, यानी बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आपका जवाब कितना होगा? 10। हाँ। फिर दूसरा यहां पर कभी ये पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या होगा, यानी 200 और 210 के मिलने से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्योंकि 10 तो क्या है, बीट की फ्रीक्वेंसी है। रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उसका जवाब आपको फॉर्मूले पर सीधा याद रखना है, एन वन प्लस एन वन कितना, 200, एन टू कितना, 210, जोड़ा तो 410 बटे 2, 205, यानी 205 आपका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी के लिए। एक और चीज यहां पर पूछी जाती है, वो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी। और इसका सीधा सीधा काम ये करना है कि जो डेल्टा एन आया है उस डेल्टा एन का आधा। जैसे अगर डेल्टा एन अपना 10 आया था, तो अभी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की जो वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो 5 हो जाएगी। अब मैं फिर से कहूंगा, इनमें ज्यादा दिमाग बिल्कुल ना लगाए, जो लगाना है वो दिमाग यहां लगा लिया अपन ने। ये क्वेश्चन सिर्फ बिल्कुल इसी तरीके से इन्हीं शब्दों के साथ पूछे जाएंगे और फॉर्मूले अपना काम कर देंगे अपना। हम क्वेश्चन करके देखेंगे भी सही क्या पूछा और कैसे पूछा जाता है।
क्या बेटा, सेम है क्या? डेल्टा एन तो n1 माइनस एन टू है और एन एवरेज n1 प्लस एन टू बाई टू है। नहीं नहीं बेटा, रिजल्टेंट वेव अलग होगा, मतलब 200 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी की वेव और 210 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली वेव मिलकर जब नई रिजल्टेंट वेव बनाती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी अपने को n1 प्लस एन टू बाई टू मिलती है। अब ये बात अपने को लगता है कि यार हम कैसे मान ले, क्यों मान ले? तो अगर नहीं मानना है तो नहीं मानो, पर मानना है तो फिर उसके लिए फिर मान लो, और प्रूव करना है तो डेरिवेशन से हो जाता है, मतलब फैक्ट वाली बात ही है। और मैं यकीन करो डेरिवेशन से मैं कर भी दूंगा आधे घंटे में, तो आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जहां पर दिमाग लगाना था वो चीज थी कि डेल्टा एन कैसे आता है। इसीलिए मेरा सजेशन है, मैंने कहा शब्दों के साथ जाएं और यहां पर देखें कि रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी, मैंने एक उदाहरण भी दिया आपको कि अगर एक 200 एक 210 है तो रिजल्टेंट वेव 205 वाली मिलती है। एक एक मान लो 100 हर्ट्ज है, एक 105 हर्ट्ज है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 100 प्लस 105 बटे 2 आ जाएगा। लिखा? अभी लिखा? वो डब्ल्यू कहाँ गया? हाँ डब्ल्यू, खड़ा हो तो भाई। हाँ, छोटे छोटे दो सवाल पूछते हैं, बस दो, है ना? तसल्ली से जवाब देना, कोई कठिन सवाल नहीं है। जैसे हमने जो उदाहरण की हम बात करें, बीट बनते हैं, बीट कितने बनते हैं पर सेकंड बीट, तो हमने कहा डेल्टा एन पर सेकंड बीट बनते हैं। तो मान लो एक ट्यूनिंग फॉक मैंने आपको पकड़ा दिया 400 हर्ट्ज का, और दूसरा ट्यूनिंग फॉक मैंने आपको पकड़ा दिया 404 हर्ट्ज का। कितने बीट बनेंगे? 4। कितने बीट बनेंगे पर सेकंड? 4। सही बात। दूसरा सवाल, मैंने आपको एक ट्यूनिंग फॉक दिया, और जो ट्यूनिंग फॉक आपको दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी है 250, 250, करेक्ट? और हम कुछ काम करना चाहते हैं लैब वगैरह में, तो अपने को चाहिए कि हम 5 बीट बनाना चाहते हैं, 5 बीट का प्रोडक्शन मुझे चाहिए। पर मेरे पास दूसरा ट्यूनिंग फॉक नहीं है, मुझे मेरे पास 2 सोर्स होने चाहिए, दूसरा ट्यूनिंग फॉक नहीं है। तो मैंने आपको कुछ पैसे दिए और मैंने कहा जाओ मार्केट जाओ और एक ट्यूनिंग फॉक ऐसा खरीद के लाओ जो जिसके साथ अपन 5 बीट बना पाए। तो आप कितनी फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉक खरीद के लाएंगे? 250? एनी अदर सजेशन? 265? ये कौन सा गांजा मारा है? 255 इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। मेरा बस समझ रहे हो मेरा कंसर्न, कि देर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, 245 भी आप ला सकते हो, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि 5 ज्यादा वाले खरीद के लाना। अपना एम क्या है? 5 का डिफरेंस। अपना एम 5 का डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस ऑफ 5 हर्ट्ज कैन बी क्रिएटेड बाय 255 एज वेल एज 245। तो ये काम क्योंकि मुझे करना पड़ेगा, मुझे हर सवाल में ये बात सोचनी पड़ेगी कि 5 के डिफरेंस के लिए मैं सिर्फ बड़ी संख्या पर दिमाग ना लगाऊं, मुझे उतना ही 5 का गैप आगे चाहिए तो उतना ही 5 का गैप पीछे भी मिल सकता है। डन? थैंक यू, बैठिए। तो चलिए सवालों पर बात करते हैं। नहीं नहीं, वो सिंपल बात है इतनी है, बाकी तो फिर न्यूमेरिकल से सीखेंगे ना। हाँ भाई। क्या? तो पीछे देखेगा तू फोन चलाएगा?
हो जाएगा। पहला काम हमारा होना चाहिए N1 और N2 पता कर लेना, क्योंकि बीट के किसी भी फॉर्मूले में जो जरूरत इंपॉर्टेंट पड़ती है वो पड़ती है N1 N2 की। N1 N2 डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, पर जो इक्वेशंस होती है ना उनमें N1 N2 छिपा बैठा होता है। कहाँ पे? ओमेगा में। और ओमेगा कहाँ नजर आता है? टी के साथ। परफेक्ट। तो हम सबसे पहले इस ओमेगा के साथ जो लिखा है, सॉरी टी के साथ जो लिखा है उस पर आते हैं, और पता लगता है ओमेगा 1 की वैल्यू है 296 पाई। तो अगर मुझे यहां से N1 निकालना है तो N1 हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई। ओमेगा 1 है 296 पाई अपॉन 2 पाई, तो पाई से पाई खा जाने के बाद 2 से काट के मिलेगा 148 हर्ट्ज। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे वाली वेव की फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर ओमेगा मिल रहा है 304 पाई अपॉन 2 पाई, फिर से पाई से पाई खा जाएंगे 152 हर्ट्ज आ जाएगा। और जैसे ही दोनों की फ्रीक्वेंसी मिली हमें पता लग गया बीट फ्रीक्वेंसी डेल्टा एन 4 बीट्स पर सेकेंड। और बीट टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी हमने सीखा है ना, 1 अपॉन डेल्टा एन, दैट इज 1/4 सेकेंड्स। बाकियों को पढ़ो, जो फॉर्मूले लिखे हैं उनके हिसाब से दिमाग लगाओ। हाँ बेटा, थर्ड में, बिल्कुल थर्ड में पूछा क्या है? मिनिमम से मैक्सिमम तक का, और वो उस पूरे बीट का आधा ही होगा, TB/2, और TB/2 हो जाएगा 1/8 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो मैंने कहा इनको सिर्फ फॉर्मूले के साथ जाएंगे, ज्यादा परेशान नहीं होंगे। और रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था N1 प्लस N2/2। N1 प्लस N2 हो गया 300/2, तो हो जाएगा 150 हर्ट्ज, ये रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी। और एम्पलीट्यूड वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या थी? डेल्टा N/2। डेल्टा N है 4/2 यानी 2 हर्ट्ज। बड़े इसको देखें पहले, दोनों को ट्राई करें, पहले इसको देख लो। ये सिर्फ ऐसे ही हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहो तो ऐसे ही पढ़ के भी सॉल्व कर लो। लिखोगे बहुत देर लगा दोगे, सिर्फ पढ़ लो एक बार, आंसर सीधा वैसे ही बोल दो। बावला है क्या? है ना, कि हमारे पास जो है वो 440 है और बीट बनाने हैं 4, तो दो संभावनाएं, 436, 444। सिंपल, वहां से शुरू करो। जिसको नहीं समझ आए वो पूछ सकता है, बाकी लोग क्वेश्चन 3 पर आ जाइए। सही, अति उत्तम।
तो एक बार क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करने के तरीकों पर बात करते हैं। मेरा पहला सजेशन ये है, जो पहली बार अपन ऐसे सवालों को जब सीखेंगे तो सबसे पहला काम होगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। लाइन ड्रॉ करके अपन अब क्वेश्चन को शब्द, एक एक शब्द उसका पढ़ेंगे। बोला जाएगा अननोन ट्यूनिंग फॉर्क, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। वो जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो 3 बीट प्रोड्यूस करता है, किसके साथ? 250 हर्ट्ज वाले ट्यूनिंग फॉर्क के साथ। तो 250 हर्ट्ज वाला जो ट्यूनिंग फॉर्क है, इसके साथ 3 बीट प्रोड्यूस करने की सिचुएशन बोली है। और आप जानते हैं कि ऐसा अननोन ट्यूनिंग फॉर्क जो 3 बीट प्रोड्यूस कर सके 250 वाले के साथ, वो या तो 247 हो सकता है या 253 हो सकता है। मैं फिर से ये लिखना भी चाहूंगा कि ये वाला अंतर भी 3 है और इन दोनों के बीच का अंतर भी 3 है, जो क्वेश्चन ने हमें बोला है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि यही 7 बीट पर सेकंड प्रोड्यूस करता है एक दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क 260 के साथ। तो 260 के साथ 7 बीट प्रोड्यूस होने के लिए या तो 253 यानी 7 पीछे भी जाया जा सकता है, 7 आगे भी जाया जा सकता है। पर आप समझ पा रहे होंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट उस अननोन ट्यूनिंग फॉर्क को ढूंढने की है। तो वो अननोन ट्यूनिंग फॉर्क कौन सा मिल गया हमें? 253, जो यहां पर रहते हुए हम चेक कर सकते हैं कि इसके साथ निश्चित तौर पर 3 और इसके साथ 7 बीट बना रहा है। तो अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की हो जाएगी 253 हर्ट्ज। जैसे कि नहीं बेटे, देखो, ये कोई फॉर्मूला तो हम लगा नहीं रहे, ना कोई इक्वेशन लगा रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड लगा रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 3 कब है, 7 कब है। तो जब गणित के साथ और नंबर्स के साथ खेलना है तो और क्या ही तरीका सोचेंगे? सोचना यही तो है ना कि नंबर ढूंढना, एक ऐसी संख्या मिल जाए जो 250 के साथ 3 के गैप पर हो और 260 के साथ 7 के गैप पर हो। तो वही हम कर रहे हैं। तो और कोई तरीका और क्या हो सकता है? हो सकता है इस फिगर को ऑरेंज के बजाय काले कलर से बना दो, सफेद से बना दो, है ना। और आई विल प्रीफर कि आई विल गो विद दिस नंबर लाइन, ताकि नंबर लाइन से मुझे पता लगेगा कि नंबर ज्यादा बड़ा करना है, छोटा करना है। जैसा मैंने यहाँ पर 250 जब बनाया तो मेरे दिमाग में क्लियर था कि लेसर नंबर मतलब इधर, हायर नंबर मतलब इधर। तो उससे क्या होगा, जब आगे ज्यादा ट्यूनिंग फॉर्क हमारे सामने आएंगे, ज्यादा ट्यूनिंग फॉर्क होंगे, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करनी होगी, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो इसीलिए मुझे सेट पैटर्न रखना है। फ्रीक्वेंसी कम करनी है मतलब इधर सरकूंगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करनी है मतलब इधर शिफ्ट हो जाऊंगा। दैट्स इट। चाहता हूं एक और ऐसा सवाल अपन लिखें, नोट करें, लिखें। अननोन ट्यूनिंग फॉर्क, unknown tuning fork produces unknown tuning fork produces 2 beats per second. A non-tuning fork produces 2 beats per second with a tuning fork of frequency with a tuning fork of frequency 405 हर्ट्ज, 405 हर्ट्ज, and produces 9 beats per second, and produces 9 beats per second with a tuning fork of frequency with a tuning fork of frequency 398 hertz, 398 hertz. Then find out frequency of unknown tuning fork. Then find out frequency of unknown tuning fork.
हाँ बेटे 407, सिंपल। कैसे, वापस से आ जाते हैं, यहां सॉल्व कर देता हूं मैं। नंबर लाइन बना देते हैं। पहला वाला ट्यूनिंग फॉर्क हमें बोला है 405, तो मैंने यहां पर 405 बना दिया। फिर मुझसे कहा गया है 405 वाले के साथ 2 बीट बनने चाहिए, मतलब अननोन ऐसा हो कि 405 वाले के साथ 2 बीट बना है। तो 402 बीट वाला क्या हो सकता है, 403 भी हो सकता है और 407 भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा होगा फिलहाल नहीं पता, इसीलिए मैंने दोनों नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना दिया। और मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ूंगा तो पता लग जाएगा कौन सा होगा। क्वेश्चन में आगे लिखा है कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क 7 बीट बना था अननोन, किसके साथ, 398 के साथ। 398 यहां पर कहीं पर होगा ना, यहाँ 398 यहां पर कहीं पर होगा। और इन दोनों में से किसी के साथ वो क्या करता है, 7 बीट बनाता है। अब चेक करो इसके साथ कितने बन रहे हैं, 9, सॉरी 9 बीट बनाता है। इसके साथ कितने बन रहे हैं और इसके साथ कितने बन रहे हैं, 9, है ना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, 407, क्योंकि 403 के साथ तो उसने मात्र 5 बीट बनाए, 5 नहीं चाहिए 9 चाहिए, इसीलिए वो रिक्वायर्ड अननोन वाला हमारा 407 ही हो पाएगा। कोई है कच्ची घोड़ी जिसको समझ नहीं आ रही ये वाले, ईमानदारी से बता दो बेटा, क्योंकि आगे चीजें थोड़ी सी बढ़ेंगी। तो मैं चाहता हूं एक बार एक सवाल होने की देर है, एक सवाल होने लगेगा, 1 2 3 अपन आराम से स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, सारे सवाल हो जाएंगे। बीट कोई बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, मजे की बात है। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सिर्फ चाहिए एक चीज, सही बता रहा हूं मैं, बड़ी रेयर है ये, है ना। तो चलिए अगले सवाल पर अपन, अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़े। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं 2 ट्यूनिंग फॉर्क 3 ट्यूनिंग फॉर्क के साथ खेलता रहूंगा तो ऐसे सवाल मुझे मिलेंगे। ट्यूनिंग फॉर्क के सवालों में एक छोटा सा मैटर यहां पर ऐसे बना दिया जाता है। ट्यूनिंग फॉर्क होता क्या है पहले ये सुन लेते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क मतलब मेटल स्ट्रक्चर, एक हत्ता होता है और उस पर ऐसे यू शेप के 2 प्रॉन्ग्स, 2 आर्म्स उस पे बने होते हैं, है ना। और क्या, और इसको ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ से जो मेटल स्ट्रक्चर है इसको रबर पैड से ऐसे स्ट्राइक किया जाता है। और आर्म्स को जब रबर पैड से स्ट्राइक किया जाता है तो वो आर्म्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है, बड़ी क्विकली वाइब्रेट करती है। तभी तो आप सोचते होंगे कि 1 सेकंड में 200 बार, यानी किसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 200 है ना, 1 सेकंड में 200 बार वाइब्रेट कर जाता है, मतलब झन्ना जाता है वो एकदम से, है ना, वैसा। तो हमने हमारा स्टैंडर्ड जो हम बात बार बार डेटा ले रहे हैं, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी लेट्स से 200 हर्ट्ज, ठीक है, 200 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क है। अब क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क के जो ये हत्ते हैं ना, ये हत्ता नहीं सॉरी, ये आर्म्स जो है, इस आर्म पे 2 प्रोसेस, 2 शब्दों के साथ हमारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पहला शब्द है वैक्सिंग। उसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर किसी ट्यूनिंग फॉर्क में, किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क में वैक्सिंग, वैक्सिंग का मतलब होता है कोई इंप्योरिटी चिपका देना, यानी इस आर्म, जो आर्म है ना, आर्म ये, इस पर अगर मैं यहाँ पर हल्का सा वैक्स चिपका दूं, आर्म हल्का सा वैक्स चिपका दिया, वैक्स ना चिपकाया, टेप ले ली, टेप रोल कर दी हल्की सी, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर आर्म्स पर टेप चिपकाना, वैक्सिंग करना, ये सब शब्द अगर यहां पर कहे गए हैं, दैट मींस इस ट्यूनिंग फॉर्क की आर्म्स को थोड़ा भारी कर दिया है। और जब आर्म थोड़ी सी भारी हो जाएगी तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यानी वैक्सिंग करने से, इन पर कुछ भी चिपका देने से फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की कम हो जाती है। और कम होने का मतलब क्या है ये भी सुनते हैं। कम होने का मतलब है जैसे मेरे पास 200 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क है, मैंने हल्की सी वहां पर एक वैक्स चिपका दी, और जैसे थोड़ी सी वैक्स चिपका है दैट मींस इसकी फ्रीक्वेंसी अब घटकर कम, यानी 199। थोड़ी ज्यादा वैक्स चिपका दूं तो 198, थोड़ी और चिपका दूं 197, 196, 195, ऐसे यहां पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। बट कोई नहीं जानता, ना आप जानते ना मैं जानता, कि कितना वैक्स चिपकाने से कितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये तो प्रैक्टिकली हमको करके देखना पड़ेगा, चिपका कर देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उस ट्यूनिंग फॉर्क पर अपन ने वैक्सीन चिपका दी या टेप चिपका दी तो उसकी फ्रीक्वेंसी 100 से 200 से 100 रह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। इट चेंजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है बट स्लाइटली, और डिपेंड करता है कितना वहां पर अपन अमाउंट उस वैक्स का या उस टेप का चिपका रहे हैं, राइट। दूसरी चीज है कि अभी ट्यूनिंग फॉर्क की उन आर्म्स को घिसा जाएगा, फाइलिंग, घिसना। घिसने से क्या हो जाएगा, उस ट्यूनिंग फॉर्क की मास वहां से थोड़ा सा कम हो जाएगा, आर्म्स हल्के हो जाएंगे, और मास कम हो जाने से फ्रीक्वेंसी, मतलब उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। मास चिपका था तो फ्रीक्वेंसी, मास हटाया तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। ये 2 शब्दों के साथ अपने को खेलना पड़ेगा। तो एक बार ये लिखें, और इस सवाल में उनका काम भी हमने लिया है, एक बार देखें आराम से, तसल्ली से।
नहीं। हाँ हाँ, मजाक के मूड में लग रहा है आज मुझे ये। क्या बेटा? नहीं। ईएलपी की हार्ड कॉपी आपको कल मिल जाएगी। आज मैं जो होमवर्क दूंगा उसके लिए मैं टेलीग्राम लिंक बता दूंगा, तो वहां से आप उसे देख लीजिएगा। 2 ईएलपी अपने को करनी रहेगी आज। बिल्कुल। 295। और कैसे हमें जो अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है उसका चयन करना है, इसके लिए वापस से हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, एक ट्यूनिंग फॉर्क है 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, और ये 5 बीट प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो हमारा काम है नंबर लाइन, हमारा काम है ट्यूनिंग फॉर्क बनाना। इसको नाम दे देता हूं ए, जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 300 हर्ट्ज। 5 बीट प्रोड्यूस करने वाला दूसरा जो ट्यूनिंग फॉर्क है, उसको हम क्या मान सकते हैं? उसको आप 295 भी मान सकते हैं और 305 भी मान सकते हैं, जिसको आप चाहें तो नाम दे सकते हैं B1 या B2। और ये दोनों हमें पता नहीं है, इसीलिए अपन यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। हाँ, जो पता है वो ये वाला है ए, जिसकी फ्रीक्वेंसी 300 है। और इसके साथ 5 बीट यहां पर हमें बनाने थे, इसीलिए हमने B1 B2 अज्यूम किए हैं। क्वेश्चन में आगे पढ़ा जा रहा है, यहां तक काम हो गया। क्वेश्चन में आगे पढ़ा जा रहा है, इफ इम्प्योरिटी इज एडेड ऑन द आर्म ऑफ नोन, मतलब ए, इस ए का हम यहां पर इम्प्योरिटी चिपका रहे हैं। इम्प्योरिटी मतलब वैक्सिंग कर रहे हैं, और वैक्सिंग से फ्रीक्वेंसी कम की तरफ शिफ्ट होगी, यानी जो फिलहाल 300 है, हो सकता है वैक्सिंग के बाद वो 299, 298, 297 नजर आए। तो हम यहां पर क्या करते हैं, ऐसे जिसका अपन ने यहां से वैक्सिंग किया है उसको इस तरीके से एरो बना देंगे। एरो इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी 300 से कम की तरफ मुझे बदलती नजर आएगी आफ्टर वैक्सिंग। और ऐसा होने से, इस ए के शिफ्ट हो जाने से, अगर बी में 305 लेकर बात करता हूं तो बी के साथ इसका गैप जो 5 था वो 5 से बढ़ रहा है। गैप देखो, गैप, ये गैप शुरुआत में कितना था, अभी एक ही क्या कर दी, वैक्सिंग करने से एक ही फ्रीक्वेंसी, और ये तो 305 ही है ना। तो 300 से कम होने पर ये वाला अंतराल जो है, जिसको आप क्या कहते हैं, डेल्टा एन, ये डेल्टा एन बढ़ गया। और अगर 295 के साथ इसकी बात करें तो ये वाला डेल्टा एन कम हो गया। डेल्टा एन मतलब बीट, और हमें बीट क्या कराने हैं, कब कराने हैं, इसीलिए ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा।
होगा दूसरा। वो लिख लिया उधर का सवाल भाई तूने? पक्का? हाँ, हो गया। तो सॉल्व किया हो तो मैं करूँ डिस्कस? आंसर कुछ आ रहा है? 2, फिर दो ही तो आंसर हो सकते हो, तुम दोनों बोल देते हो यार, एक बोलो ना कोई। 261? नहीं यार, 51 होगा, 251 वाला होगा। टू 251 कैसे होगा? वापस से हम नंबर लाइन पर आ जाते हैं। सबसे पहला ट्यूनिंग फॉक है हमारा 256। जो ए नाम का ट्यूनिंग फॉक है वो है 256, और ये बना रहा है 5 बीट अननोन ट्यूनिंग फॉक के साथ। अननोन अपन B1 नाम से जो लिखेंगे, वो 5 कम वाला अननोन कितना हो जाएगा? 251, और 5 ज्यादा वाला अननोन यानी B2 क्या हो जाएगा? 261। दोनों पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्योंकि इसको चेक करना बाकी है कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। नाउ सम वैक्स इज अप्लाइड ऑन ट्यूनिंग फॉक ए, और ए पर वैक्स अप्लाई करने से फ्रीक्वेंसीज की कम की तरफ शिफ्ट होगी। ऐसा करने से जो ये अंतर 5 का है, ये 5 का अंतर 261 के साथ अंतर और बढ़ जाएगा, यानी डेल्टा एन बढ़ जाएगा। जो फिलहाल 5 है वो डेल्टा एन बढ़कर 6, 7, 8 ऐसा हो जाएगा। हमें कितना चाहिए? 2 बीट। तो इस तरफ इस 261 के साथ 256 वैक्सिंग करने के बाद 2 बीट नहीं है, क्या बनाएगा? 5 से ज्यादा 6 बना सकता है, 7 बना सकता है, 8 बना सकता है, 2 नहीं बनाएगा। इसीलिए ये वाला B2 कैंसिल। बचा कौन? B1, और यही हमारा सही आंसर हो जाए। क्योंकि हम देख पा रहे हैं B1 के साथ ये जो गैप है, ये जो डेल्टा एन है, ये कम हो रहा है, और 5 से कम होने का मतलब है 4, 3, 2। तो कभी ना कभी जहां 2 होगा वहां पर हमारा आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। बढ़े आगे। बढ़ा जाए। ये एक थोड़ा अलग सा पैटर्न है। मैं इस क्वेश्चन और इसके पैटर्न को, इसकी वैरायटी को समझाता हूँ। ये क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड पैटर्न रहेगा बीट में ऐसे सवालों का। इसमें क्या होता है बेटा, कि अपने को जो बीट दिए जाते हैं वो ऐसे ढेर सारे, 41 दे दिए, 51 दे दिए, 31 दे दिए, 21 दे दिए, 81 दे दिए, ऐसे बहुत सारे बीट्स दिए जाते हैं। और बहुत सारे बीट्स, सॉरी, बहुत सारे ट्यूनिंग फॉक दिए जाते हैं। पागल। बहुत सारे ट्यूनिंग फॉक्स देने के बाद एक कॉमन कहानी, हर सवाल में कॉमन कहानी होती है, और कहानी होती है कि ये सारे ट्यूनिंग फॉक एक पैटर्न में, एक सीरीज में अरेंज्ड है, और सीरीज में इस तरीके से अरेंज्ड है कि ये सारे अपने पड़ोसी के साथ कितने बीट बनाते हैं? 3। कहने का मतलब यह है कि अगर पहला ट्यूनिंग फॉक 100 हर्ट्ज का है, तो दूसरा 100, अगला 100, 109, 112, 115, इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, इस अरेंजमेंट को फॉलो कर रहे हैं। अब हमें बताना होता है कि पहले ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी क्या है, कुछ है, ये सब। तो आपका स्टैंडर्ड काम क्या होगा बेटा? आपका काम ये होगा कि आप यहां पर 3-4 ट्यूनिंग फॉक बना लेंगे। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, और आखिरी 41। पहले वाले की फ्रीक्वेंसी आप क्या मानेंगे? N0। इसके और इसके बीच में जो अंतर है उसे हम क्या लिखेंगे? B।
और इस सवाल में ये बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। तो अगर मैंने कहा कि ये अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये डिफरेंस 3 का है या डिफरेंस बी मान लेता हूं, तो अगला क्या लिखा जाएगा, एन नॉट प्लस, और अगला क्या लिखा जाएगा, एन नॉट प्लस। चौथा, अगर मैं यहां से ट्यूनिंग फॉर्क बना दूं तो चौथे ट्यूनिंग फॉर्क के लिए क्या लिखूंगा, एन नॉट प्लस 3b भाई। अबे चौथे के लिए देखना। और यहां से अगर 41th की बात हो रही है तो एन नॉट प्लस 40b। समझ में आया क्यों एक ज्यादा आता है, वो 41, 51 ऐसे, क्योंकि आखिरी वाले को ऐसे 10 के डिजिट के फिगर में अपने को लिखने को मिल जाए, ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी आसान प्रॉपर बन जाए। तो अब यहां पर ये हो जाने के बाद फिर क्वेश्चन में एक बार आगे पढ़ो, क्या क्या लिखा है, क्या बोला गया है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन की टेक्निक वाला पार्ट बस ये है, बाकी फिर सॉल्व करने वाला हिस्सा है। हम्म, 60। हाँ बेटा, बढ़िया किया, अच्छा है। हाँ बेटा, ईएलपी में मैं होमवर्क बता देता हूँ, आप कौन कौन सी करेंगे। एक तो बीट वाली कर लेते हैं अपन, तो बीट्स बीट्स बीट्स। हम्म, ईएलपी नंबर 4 और 5 ये दोनों करना। यार कर सकते हो, पर ये 4 और 5 तो जरूर करना, क्योंकि 4 और 5 वो है जो अपन ने आजकल में पढ़ा है। तो दोनों में 8 8 सवाल है, किसी को लगता है वो 16 सवाल से ज्यादा कर सकता है तो इसके पहले वाली को एक बार ट्राई कर लेना, फिर 3 पे आ जाना, पहले 4 और 5 कर लेना, फिर 3 कर लेना, इतना ही हो पाएगा। बाकी फिर संडे वनडे को देख लेना, थोड़ा सा निपटा लेना। बाकी भी लिख लो होमवर्क में, एक तो ईएलपी 4 5 के अलावा एक्सरसाइज 1 में 60 तक, कुछ अपन ने शायद 51 52 तक दे रखे हैं, 60 तक 7 8 क्वेश्चन उसमें है, वो भी देख लेना। हाँ, इसमें आंसर पे बात करते हैं कि ये तो हमारी एक टेक्निक हो गई जिसके थ्रू हमने उन 41 ट्यूनिंग फॉक को देख लिया है। अब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लास्ट मतलब 41 वाला जो ट्यूनिंग फॉक है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट। 41 वाले ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी क्या लिखा, एन नॉट प्लस 40b, और फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी को एन नॉट घटाएंगे तो 2n0 बराबर 40b, 2n0 बराबर 40b, और b की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये हो गया 120 बराबर 2n0, और यहां से n0 बराबर आ जाएगा 60 हर्ट्ज।
तो अगर कोई मुझसे पूछे कि 11वें की क्या लिखेंगे, तो भैया 11वें की लिखेंगे एन नॉट प्लस 10b। सारी वैल्यू हमें पता है, एन नॉट मैंने निकाल लिया है, बी मुझे सवाल ने दे रखा है, तो 90 हर्ट्ज आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से बाकियों की भी एक बार अपन निकाल सकते हैं। भैया ईएलपी आई है क्या अभी बटने के लिए? आ गई ना? ठीक है, मिल ही गई। नंबर का क्या करेगा? सॉफ्ट कॉपी डली हुई है, ऑल दो हार्ड कॉपी प्रिंट होकर आ चुकी है, तो मिल जाएगी आपको। एक आखिरी सवाल और है, लिख लो, घर पे कर लेना। बढ़ा दूं? है ना? तो 3 मिनट आज की और जोड़ के 13 मिनट हो गए अपने। काई की बैल हो गई, वो दूसरे फेज की हुई है वो। हट, घड़ी में समय देख। हाँ तो 3 मिनट ही तो जोड़ रहा हूं मैं, 13 मिनट का अपना हो गया हिसाब। 13 मिनट है ना? हेलो। एलपी आई है, एलपी ले लो। लाइन बना के और कार्ड साथ में रखो।